अभी तक इस चैप्टर एस में हम पढ़ रहे थे एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन। उसको तीन अलग अलग तरीके से हमने डिफाइन किया। पहला तरीका क्या था? अ मोशन विच कैन बी एक्सप्रेस यूजिंग अ सिंगल हार्मोनिक फंक्शन ओनली। कोई भी ऐसा मोशन जिसको एक इकलौते हार्मोनिक फंक्शन की हेल्प से आप एक्सप्रेस कर सको, सच अ मोशन इज सेड टू बी एसएचएम। अकेला साइन फंक्शन या अकेला कोसाइन फंक्शन, तो ऐसे मोशन को हम क्या बोलेंगे? एसएचएम बोलेंगे। ये हमने सबसे पहले डिस्कस किया। सेकेंड टाइम हमने क्या डिस्कस किया? हमने ये चीज डिस्कस की, हमने ज्योमेट्रिकली डिस्कस किया। ज्योमेट्रिकली हम कैसे एसएचएम को एक्सप्लेन करें। तो डायग्रामेटिकली हमने क्या कहा? एसएचएम इज द मोशन ऑफ द प्रोजेक्शन। कैसे वाले मोशन को एसएचएम कहेंगे? ठीक वैसे वाले मोशन को जैसा प्रोजेक्शन का मोशन है। कौन सी प्रोजेक्शन? किसकी प्रोजेक्शन? एसएचएम इज द मोशन ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ अ पार्टिकल इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर कोई बॉडी, कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ट्रेवल कर रहा है और आप उसकी प्रोजेक्शन प्लॉट करें, कहां पर? ऑन एनी ऑफ इट्स एक्सिस, ऑन एनी ऑफ इट्स डायमीटर, सॉरी ऑन एनी ऑफ इट्स डायमीटर। हमने दो परपेंडिकुलर डायमीटर लिए थे, एक्स के लॉन्ग भी प्रोजेक्शन लेके देखी और वाई के लॉन्ग भी लेकर देखी। तो वो जो प्रोजेक्शन का मोशन है, जब पार्टिकल पी सर्कल के लॉन्ग ट्रेवल करता है तो प्रोजेक्शन स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग ट्रेवल करती है। एक एक्स डायमीटर के लॉन्ग ट्रेवल कर रही थी, दूसरी प्रोजेक्शन हमने वाई डायमीटर पे भी ली थी, वो उसके लॉन्ग प्रोजेक्शन ट्रेवल कर रही थी। तो जिस पैटर्न पे ये प्रोजेक्शन ट्रेवल करती है, इस मोशन को हम बोलते हैं एसएचएम। दूसरा तरीका हमारे पास ये था। फिर हमने दूसरे तरीके के बाद हमने क्या किया? इसको दोबारा रिलेट किया ऑलरेडी जो हम जानते थे। ऑलरेडी हम जानते थे पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन के टर्म्स में। जब भी हमने वाई की इक्वेशन ली, पोजीशन की, इंस्टेंटेनियस पोजीशन की इक्वेशन, तो इंस्टेंटेनियस पोजीशन की इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी जब हमने ली, तो वो या तो इन टर्म्स ऑफ साइन फंक्शन आ रही थी या इन टर्म्स ऑफ कोसाइन फंक्शन। तो यहां पे भी एक्स एक्सिस पे जो प्रोजेक्शन ली थी एम, उसका मोशन देखा, उसकी इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन निकाली, वाई एक्स इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी। और वाई के अलॉन्ग देखा तो वो इक्वेशन आई वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, जो कि हम पहले से जानते थे, जो हमने सबसे पहले डिफाइन किया था। फिर उसके बाद हमने क्या किया? हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की एक्सप्रेशंस डिराइव की। जब एक्सप्रेशंस डिराइव की तो हमारे पास क्या क्या रिजल्ट आया? कौन बताएगा मुझे? जब वेलोसिटी की एक्सप्रेशन आपने डिराइव की, आपने वेलोसिटी की इक्वेशन कैसे डिराइव की थी? आपने पोजीशन की इक्वेशन ली, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। उसको हमने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू t। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज वेलोसिटी। तो v की इक्वेशन क्या होनी चाहिए? dy अपॉन dt। तो वहां से जब हमारे पास वेलोसिटी की इक्वेशन आई, और जो कि मैंने कहा था आप कॉस वाली इक्वेशन को लेके भी कीजिएगा, तो आप क्या इंटरप्रेट कर पाए उसमें से? वेलोसिटी की इक्वेशन को लेके क्या इंटरप्रिटेशन थी हमारी? जब एक्सप्रेशन हमने देखी तो एक्सप्रेशन देख के क्या चीजें समझ आ रही थी? कौन बताएगा? मुकर्रम? मुकर्रम बेटा जल्दी जल्दी अनम्यूट करो। मुकर्रम, हरी अप, अनम्यूट योरसेल्फ। पारिशा? Sir, be very simple harmonically with time. वेरी गुड, वेरी गुड, वेल डन पारिशा। तो हमें ये पता चला वेलोसिटी भी सिंपल हार्मोनिकली वेरी कर रही है। जैसे पार्टिकल की पोजीशन कभी जीरो, कभी प्लस ए, कभी माइनस ए, कभी पॉजिटिव साइड, कभी नेगेटिव साइड जा रही है। तो हमने देखा वेलोसिटी भी सिंपल हार्मोनिकली वेरी कर रही है, क्योंकि वेलोसिटी की जो इक्वेशन आई थी वो आई थी ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तो जब कॉस फंक्शन आ गया तो कॉस फंक्शन का मतलब ये भी सिंपल हार्मोनिकली वेरी कर रही है, राइट? और दूसरी चीज हमने क्या देखी कि वेलोसिटी का जो एम्पलीट्यूड होगा, पीक वैल्यू होगी, वो भी हमें वहां से पता चल गई, दैट वाज ए ओमेगा। ठीक है, यहां तक याद है सबको? यस सर। हाँ। मुकर्रम आपको नहीं है याद? यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग। अगर ऑडियो में प्रॉब्लम है आप चैट में रिस्पॉन्ड कर सकते हैं बेटा।
उसके बाद हमने एक्सेलरेशन की एक्सप्रेशन डेराइव की, तो वहां से भी हमें यही इंफॉर्मेशन मिली कि एक्सेलरेशन भी सिंपल हार्मोनिकली वेरी कर रही है और एक्सेलरेशन का जो एम्पलीट्यूड है वो कितना है, ए ओमेगा स्क्वायर, एम्पलीट्यूड इंटू ओमेगा स्क्वायर। वेलोसिटी का एम्पलीट्यूड था ए इंटू ओमेगा, एक्सेलरेशन का एम्पलीट्यूड निकला ए ओमेगा स्क्वायर। तो यहां तक हमने ऑब्जर्व किया। साथ ही साथ हमें एक इंफॉर्मेशन और मिली थी, वेलोसिटी लीड्स डिस्प्लेसमेंट बाय फेज एंगल कितना, 90 डिग्री। वेरी गुड, 90 डिग्री और पाई बाय 2 रेडियन। एंड एक्सेलरेशन लीड्स डिस्प्लेसमेंट बाय Pi radian. पाई बाय 2 रेडियन। हाँ नहीं, एक्सेलरेशन लीड्स डिस्प्लेसमेंट नॉट वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट से पाई रेडियन या 180 डिग्री, और अगर एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी देखोगे तो फिर पाई बाय 2। डिस्प्लेसमेंट से आगे चल रही है वेलोसिटी पाई बाय 2 रेडियन से, और वेलोसिटी से भी आगे चल रही है एक्सेलरेशन पाई बाय 2 रेडियन से। तो यहां तक हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, ठीक है। तो इसके आगे का पार्ट मैं आज स्टार्ट करने जा रहा हूं, आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। क्या हमने पिछली क्लास में डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम डिस्कस किया था? Yes, sir. ठीक है, तो वो कोई मुश्किल चीज तो नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। तो यहां तक सबको क्लियर होना चाहिए। सबको क्लियर है ये? सर आपको एक फॉर्मूला भेजा था सर, उसमें मुझे पूछना था सर वो फॉर्मूला कहाँ से आया है? जस्ट अ मोमेंट बेटा, मैं 1 मिनट अभी देख लेता हूं। मैं शायद चेक नहीं कर पाया हूं आपका वो। हाँ बेटा, इसी पे आ रहे हैं, इसी पे आ रहे हैं। ये आज की क्लास में क्लियर हो जाएगा आपको सारा, यस सर। सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए बेटा, नो आई एम गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन। फोकस कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो मैंने कुछ बेसिक चीजें अभी आपके साथ सम अप की थी, अगर वो सब चीजें आपको समझ आती हैं तो इसका मतलब एसएचएम आपको आता है। तो ये कोई बहुत डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है। राइट फ्रॉम द बिगिनिंग अगर बेसिक्स आप अच्छे से समझ रहे हैं तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले पिछली क्लास में हमने क्या चीज देखी थी, अगर मैं थोड़ा सा सम अप करूं, हमने पोजीशन की इक्वेशन ली y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, एक जनरल किसी पार्टिकल के एसएचएम की। तो वेलोसिटी की इक्वेशन आई ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। फिर जिसको हमने दो अलग अलग फॉर्म्स में लिखा, एक तो हमने लिखा v इज इक्वल टू ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, इस फॉर्म में लिखा। और दूसरा वेलोसिटी की इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ पोजीशन जब हमने लिखी तो ये इक्वेशन आई इज इक्वल टू ओमेगा टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो यहां पर वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन कि वाई की कितनी वैल्यू पे, जब पार्टिकल ए बाय 2 पे तो वेलोसिटी कितनी होगी, जब पार्टिकल ए बाय 3 पे तो वेलोसिटी कितनी होगी, ये सब चीजें आपको वहां पे समझ आ जाएंगी, ठीक है, इस एक्सप्रेशन की हेल्प से। तीसरी एक्सप्रेशन हमने डिराइव की एक्सेलरेशन की, ये आई थी माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, और इसको भी फिर हमने दो अलग अलग फॉर्म्स में लिखा। एक तो एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम ही लिखा, बट इसको हमने इस तरह से लिखा ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस पाई, क्योंकि साइन पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो ये माइनस की जगह हमने इस फॉर्म में लिख दिया। और दूसरा हमने एक्सेलरेशन की इक्वेशन लिखी थी माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई, बिकॉज ए साइन ओमेगा टी इज वाई। तो यहां तक ये सारा काम हमने पिछली क्लास में किया। अब ये जो पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम जब हमने इक्वेशन लिखी तो देखा इसका फेज, इंस्टेंटेनियस फेज किसी टाइम टी पे कितना, ओमेगा टी। उसी टाइम टी पे वेलोसिटी का फेज एंगल कितना है, ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। लेकिन फेज का कंपैरिजन आप तभी कर सकते हैं जब दोनों फंक्शंस में यहां पे साइन आ रहा हो। और मुझे शायद आप में से किसी एक का डाउट, आई थिंक चित्रेश का या किसका आया था, उसमें दो टर्म्स के बीच में, दो एसएचएम के बीच में फेज डिफरेंस डिटरमिन करना था। एक इक्वेशन साइन में थी, दूसरी कोसाइन में थी। या तो साइन वाली को कोसाइन में कन्वर्ट करो या कोसाइन वाली को साइन में कन्वर्ट करो, और फिर उसका फेज एंगल, जो एंगल वाला पार्ट है, आर्ग्यूमेंट है जो इस फंक्शन का, उन दोनों का डिफरेंस ले लो, आपको फेज डिफरेंस मिल जाएगा, ठीक है। और वैसे ही हमने देखा एक्सेलरेशन का इंस्टेंटेनियस फेज एंगल ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई। एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट को लीड कर रही है पाई से, और वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट को लीड कर रही है पाई बाय 2 से। और अगर इसमें और इसमें डिफरेंस देखोगे तो इन दोनों में भी डिफरेंस कितना है, 1/2 का, पाई बाय 2 का, मतलब एक्सेलरेशन वेलोसिटी को लीड कर रही है पाई बाय 2 रेडियन से। तो यहां तक ये सब चीजें हमने पिछली क्लास में देखी थी। फिर हमने एक चीज और देखी कि एक्सेलरेशन को हम चाहें तो लिख सकते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन। 2 बार डिफरेंशिएट करोगे पोजीशन को तो वो आपको क्या मिलेगी, एक्सेलरेशन। और फिर ओमेगा स्क्वायर वाई को लेफ्ट हैंड साइड पे लिखो
तो ये प्लस हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। तो इसको हमने नाम दिया था डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। ठीक है। और फिर एक फंडामेंटल कंडीशन, मैंने कहा था पूरे चैप्टर में हम 3 अलग अलग तरीके से एसएचएम को डिफाइन करने जा रहे हैं। तो एक नई कंडीशन हमें समझ आई जब हमने ये वाली एक्सप्रेशन उठाई, ये वाली एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। तो फंडामेंटल कंडीशन ऑफ एसएचएम हमारे पास जो निकल कर आई वो क्या आई, दैट एक्सेलरेशन शुड बी प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट बट डायरेक्टेड ऑपोजिट टू इट। साइन नेगेटिव ये शो करता है। और अगर मैं कहूं कि रीस्टोरिंग एक्सेलरेशन, फिर आप नेगेटिव साइन ना भी लगाओ, रीस्टोरिंग से अपने आप क्लियर हो जाता है कि एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। पार्टिकल मीन से ऊपर गया, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की ओर है, लेकिन एक्सेलरेशन नीचे की ओर है। पार्टिकल मीन से नीचे आया तो एक्सेलरेशन तो मीन की तरफ होगी, तो वो उसके हमेशा ऑपोजिट रहेगी। तो रीस्टोरिंग एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। तब आप सिंपली कह सकते हैं ए इज प्रोपोर्शनल टू वाई। अगर कभी ऐसा होता है किसी भी पार्टिकल के मोशन में, तो यू कैन कंक्लूड दैट बॉडी इज गोइंग टू, फॉर श्योर दिस बॉडी इज गोइंग टू एग्जीक्यूट एसएचएम। ठीक है। तो फंडामेंटल कंडीशन भी समझ आ गई। यस सर। अब ये कंडीशन जब आपको समझ आ गई, तो अगर आपको पता चल गया कि बॉडी एसएचएम एग्जीक्यूट करने जा रही है, तो अब सवाल आता है इस बॉडी का टाइम पीरियड कितना होगा, फ्रीक्वेंसी कितनी होगी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। एनीवे ये तीनों आपस में रिलेटेड है। न्यू इज 1/t, ओमेगा इज 2 पाई अपॉन कैपिटल टी, या फिर 2 पाई इंटू न्यू। तो इन तीनों में से कोई एक वैल्यू हम डिटरमिन करना चाहते हैं। तो यहां पे हमने डिटरमिन किया था टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला हमारे पास आया था वो था 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन। और जब आपसे कोई ये पूछेगा कि भैया ये एसएचएम है कि नहीं, तो आप एसएचएम चेक कैसे करेंगे। ये जो नीचे मैंने कंडीशन बताई थी अभी आपको, कि आप बस एक ही काम करेंगे, आप एक्सेलरेशन ढूंढेंगे, बॉडी के ऊपर एक्सेलरेशन कितनी। अगर एक्सेलरेशन की एक्सप्रेशन में एक्सेलरेशन इज इक्वल टू समथिंग इनटू डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, और डिस्प्लेसमेंट को छोड़ के बाकी सारा पार्ट जो है उसमें राइट साइड में कांस्टेंट है, तो आपको पहले चीज तो ये क्लियर होगी कि एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के। अब उसी इक्वेशन में से आपको y अपॉन ए की वैल्यू भी तो मिल जाएगी, और जब आपको y अपॉन ए की वैल्यू मिल जाए तो आप उसको यहां पे पुट करेंगे तो आपको टाइम पीरियड का फॉर्मूला मिल जाएगा। ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ सबको, कोई डाउट इसमें? नो सर। ठीक है। अब हम यही फॉर्मूला अप्लाई करते हैं किसी एक केस में, किसी एक सिचुएशन के अंदर प्रैक्टिकली इसको अप्लाई करके दिखाता हूं, और फिर वहां पर बॉडी के टाइम पीरियड का फॉर्मूला डिराइव करके दिखाऊंगा, और फिर एक नया फॉर्मूला उसमें इंट्रोड्यूस हो जाएगा, और स्नेहा बेटा जो आपका डाउट था वो भी वहीं पे क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले यहां पर जो मैं केस लेने जा रहा हूं वो है एसएचएम ऑफ अ हॉरिजॉन्टली लोडेड स्प्रिंग। एसएचएम इन केस ऑफ अ हॉरिजॉन्टली लोडेड स्प्रिंग, हॉरिजॉन्टली लोडेड स्प्रिंग। अगर हमारे पास एक हॉरिजॉन्टली लोडेड स्प्रिंग है, उसके साथ हम कोई बॉडी अटैच करें, उसको थोड़ा सा डिस्टर्ब करके छोड़ें, तो ये बॉडी एसएचएम शो करना शुरू कर देती है। कैसे? फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहां पर ये एक स्प्रिंग है मेरे पास। अच्छा, स्प्रिंग है अगर, तो यहां पर आपने एक बॉडी अटैच कर दी जिसका मास कितना है m। लेट अस से इस बॉडी का मास कितना है m। अच्छा, अब इस स्प्रिंग की, हर स्प्रिंग की अपनी पहचान क्या होती है, उस स्प्रिंग का k, स्प्रिंग कांस्टेंट। एंड व्हाट इज स्प्रिंग कांस्टेंट? कौन बताएगा स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है? कोई नहीं बताएगा? सब स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है? आप तुम लोग मेरी अच्छी इज्जत बढ़ाओगे। एक तो मैं वीडियो आपका रिकॉर्ड करके बाद में यूट्यूब पे डाल देता हूं, कोई और देखेगा तो कहेगा वाह। सर फोर्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट होता था ना। यस, स्प्रिंग का काम क्या है कि अगर आप स्प्रिंग को डिस्टर्ब करो, स्ट्रेच करो या कॉम्प्रेस करो, तो स्प्रिंग की टेंडेंसी होती है कि ये रीस्टोरिंग फोर्स लगाता है। अगर आपने इसको खींच के लंबा कर दिया तो ये अपने आप को छोटा करने की कोशिश करेगा, आपने इसको दबा के कंप्रेस कर दिया तो ये अपनी लेंथ को वापस खींचने की कोशिश करेगा। स्प्रिंग की प्रॉपर्टी है रीस्टोरेबिलिटी, रीस्टोर करना। तभी देखिए स्प्रिंग कहां कहां इस्तेमाल होते हैं। गाड़ियों के शॉक एब्जॉर्बर्स में स्प्रिंग इस्तेमाल होते हैं, मतलब गन में स्प्रिंग इस्तेमाल होते हैं, गन
को जब हम वो ट्रिगर पुल करते हैं पीछे, उसके बाद फायर करते हैं, तो वो स्प्रिंग के अंदर रीस्टोरिंग फोर्स होगी, तो वो बड़ी जोर से जाके उसको बुलेट को हिट करेगी और बुलेट फायर करेगी। तो स्प्रिंग का काम है रीस्टोरिंग फोर्स देना। तो के जो है इसको हम बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। इट इज बेसिकली रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट माइनस एफ अपॉन एक्स। ठीक है, बट इस चैप्टर में मैं हर जगह डिस्प्लेसमेंट को y से डिनोट कर रहा हूं, तो इसलिए मैं x ना लिख के x की जगह पे क्या लिखूंगा, आई विल राइट y ओवर हियर। तो इट इज रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, इसकी यूनिट होगी न्यूटन पर मीटर, एसआई यूनिट। ठीक है, तो चलिए अब क्या हुआ, मैंने इस स्प्रिंग को थोड़ा सा स्ट्रेच किया, यहां पे स्ट्रेच किया। कितना स्ट्रेच किया, लेटर से मैंने डिस्टेंस y से इसको स्ट्रेच कर दिया, मतलब मैंने इसको डिस्प्लेसमेंट दे दी y। जैसे ही मैंने इसको डिस्प्लेसमेंट दी y, तो क्या इसके ऊपर कोई ना कोई रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करेगी, एफ रिस्टोरिंग फोर्स इस पे एक्ट करनी चाहिए, यस और नो। यस जब आप इसको रिलीज करोगे, ये रिस्टोरिंग फोर्स इसको खींच के यहां लाएगी। ठीक है, ये है इसकी मीन पोजीशन ओ। अब ये आपने पोजीशन ए से इसको छोड़ा, तो मीन पोजीशन तक आते डिस्प्लेसमेंट जीरो होगी, क्योंकि ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है एफ, ये न्यूमेरिकली किसके इक्वल होती है, के इंटू वाई। यही वाला फॉर्मूला ये जो है, माइनस साइन खुद नहीं लगा रहा हूं क्योंकि हमें पता है रिस्टोरिंग है, तो माइनस साइन को हमने पहले ही छोड़ दिया। तो कंडीशन क्या थी एसएचएम की, एक्सेलरेशन शुड बी प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड डायरेक्टेड ऑपोजिट टू इट। तो ऑपोजिट तो है, वो हमें पहले ही पता चल रहा है। ठीक है, अब यहां पे इस बॉडी का इतना मोशन एक्वायर कर चुकी होगी कि ये बॉडी रुक नहीं पाएगी, इतनी काइनेटिक एनर्जी होगी कि ये मीन पोजीशन को ओवरशूट करेगी। जब ओवरशूट करेगी तो ये बॉडी यहां तक आ जाएगी। जब ये बॉडी यहां तक आ जाएगी तो देखो स्प्रिंग फिर से कंप्रेस हो गया, अब दूसरी साइड कंप्रेस हो गया, अब डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट साइड चलेगी। अब ये स्प्रिंग कंप्रेस हो गया, अब फिर से ये रिस्टोरिंग फोर्स इस तरफ लगाएगा, फिर ये वापस लाएगा। जब मीन पोजीशन पे आओगे, रिस्टोरिंग फोर्स तो जीरो हो चुकी होगी, लेकिन वेलोसिटी इतनी ज्यादा होगी कि बॉडी रुक नहीं पाएगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी इसको रुकने नहीं देगी, वो वर्क करेगी अगेंस्ट द स्प्रिंग फोर्स और इसको तो ये बॉडी इन लिमिट्स के बीच में ए और बी जो हमारी एक्सट्रीम पोजीशंस हैं, इनके बीच में ये बॉडी ऑसिलेट करना शुरू कर देगी। ये केस क्लियर हुआ, मैंने क्या समझाया आपको। यस सर। अब हम देखते हैं क्या ये बॉडी एसएचएम शो करेगी या नहीं। तो उसके लिए क्या बोला था, कंडीशन क्या है, एक्सेलरेशन शुड बी प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। तो बेटा जो रीस्टोरिंग एक्सेलरेशन है, डायरेक्शन हमें पहले ही पता ऑपोजिट है, इसलिए माइनस साइन नहीं लगा रहा हूं। तो एक्सेलरेशन न्यूमेरिकली किसके इक्वल होती है, फोर्स अपॉन मास के इक्वल, यस और नो। यस यस अच्छा, फोर्स क्या है, के इंटू वाई अपॉन एम। तो ये देखो के और एम, तो स्प्रिंग का जो स्प्रिंग कांस्टेंट है के, वो तो फिक्स्ड वैल्यू है ना, उसको इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता आपने कम डिस्प्लेसमेंट दी या ज्यादा दी, के अपॉन एम तो फिक्स्ड ही रहेगा। मास बॉडी का फिक्स्ड है, के फिक्स्ड है, स्प्रिंग कांस्टेंट। डिस्प्लेसमेंट ज्यादा कम हो सकती है, वाई वेरी कर सकता है, लेकिन के और एम तो नहीं वेरी करेंगे, वो तो फिक्स्ड रहेंगे ना। यस तो Yes, इसका मतलब के अपॉन एम क्या हो गया, कांस्टेंट। तो जब एक्सेलरेशन की एक्सप्रेशन हमने डिराइव की, तो हमने एक्सेलरेशन की एक्सप्रेशन हमारे पास क्या आ गई, एक्सेलरेशन की एक्सप्रेशन आ रही है के अपॉन एम टाइम्स वाई। सिंस के अपॉन एम कांस्टेंट है, तो दिस इंप्लाइज दैट एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, यस और नो। यस सर। तो हम कंक्लूड कर सकते हैं देयरफॉर इट्स अ केस ऑफ एसएचएम, या देयरफॉर बॉडी एग्जीक्यूट्स एसएचएम। इसका मतलब बॉडी विल एग्जीक्यूट एसएचएम, बॉडी यहां पे सिंपल हार्मोनिक मोशन शो करने जा रही। तो पहली चीज हमें ये क्लियर होगी। ठीक है, इस इक्वेशन को अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 लिख दूं, जब हमें पता चल गया कि बॉडी का मोशन एसएचएम है, तो अब बचा टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड का क्या फॉर्मूला था, 2 पाई रूट ऑफ वाई अपॉन ए डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन, वो जो टॉप पे लिखा है मैंने। यस सर। इक्वेशन नंबर 1 में देखो, इक्वेशन क्या थी, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू के अपॉन एम इनटू वाई। अगर आप ए को राइट साइड ट्रांसपोज कर दो वाई के डिनोमिनेटर में, और एम और के को लेफ्ट साइड ले आओ, तो वाई अपॉन ए की वैल्यू क्या आएगी, एम अपॉन के आएगी कि नहीं। यस सर। यस ठीक है, तो अगर हॉरिजॉन्टली लोडेड स्प्रिंग है, तो उसके केस में टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, अगर आप स्प्रिंग को हॉरिजॉन्टली लोड करके थोड़ा डिस्टर्ब करके छोड़ते हैं, तो ये जो बॉडी अटैच्ड है ये एसएचएम शो करेगी। तो इसके एसएचएम के लिए टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या आना चाहिए, इट शुड बी 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एम अपॉन के। इज इट क्लियर टू ऑल। यस ठीक है, यस सर। तो ये जो फॉर्मूला अभी अभी हमारे पास आया 2 पाई रूट एम अपॉन के, इसमें एम क्या है और के क्या है। एम तो फिलहाल है मास ऑफ द बॉडी और के है स्प्रिंग कांस्टेंट।
लेकिन अगर आप इसको जनरलाइज करो, आप इस फॉर्मूले को भी जनरल फॉर्मूला, ये तो मैंने एक केस में डिराइव किया, स्प्रिंग के केस में, और आप जानते हैं स्प्रिंग में रीस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, और एसएचएम भी तभी होगा जब रीस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट होगी, तभी एसएचएम होगा। मतलब ये स्प्रिंग वाला केस को हम जनरलाइज कर सकते हैं, इसको जनरल केस बना सकते हैं, इसको हम जनरल फॉर्मूला बना सकते हैं। तो अगर मैं इसको जनरल फॉर्मूला बना दूं तो एम क्या होना चाहिए, एम को मैं बोलूंगा इनर्शिया फैक्टर। वी नो दैट मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया, यस और नो? Yes, sir. और इसको हम बोलेंगे स्प्रिंग फैक्टर। स्प्रिंग फैक्टर रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, यानी कि स्प्रिंग कांस्टेंट है इस केस में। ठीक है, तो पहले हमारे पास जनरल फॉर्मूला था 2 पाई रूट वाई अपॉन ए। अब हमारे पास एक और जनरल फॉर्मूला आ गया। अगर आप वाई अपॉन ए वाला फॉर्मूला नहीं यूज करना चाहते, 2 पाई रूट डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन वाला, तो आप ये दूसरा वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, विच इज 2 पाई रूट एम अपॉन के, where m is inertia factor या फिर मास कहो and k is spring constant, मतलब restoring force per unit displacement। तो दो जनरल फॉर्मूले आ गए, इज इट क्लियर? यस Yes, sir. तो आप कैसे चेक करेंगे एसएचएम है कि नहीं, क्या एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट है? अगर एक बार एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट हो गई तो उसके बाद 2 पाई रूट डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन यहां से टाइम पीरियड निकाल सकते हैं, या फिर 2 पाई रूट एम अपॉन के से भी अब आप टाइम पीरियड डिटरमिन कर सकते हैं। एम इज इनर्शिया फैक्टर। अगर कहीं एंगुलर या रोटेशनल एसएचएम हुआ तो, मतलब बॉडी स्ट्रेट लाइन में एसएचएम नहीं शो कर रही, सर्कुलर पाथ पे एसएचएम। मान लीजिए आप एक हेमिस्फेरिकल बाउल लेते हैं, आपने हेमिस्फेरिकल बाउल लिया, तो एक बॉल ली, इसको यहां से ड्रॉप किया, जब ड्रॉप किया तो ये बॉल नीचे को आएगी, ये इसकी मीन पोजीशन है, लेकिन यहां पे इतना मोशन एक्वायर कर चुकी होगी कि रुक नहीं पाएगी, तो इसको क्रॉस करके ओवरशूट करके यहां तक जाएगी, फिर ये टू एंड फ्रो यहां पे ऑसिलेट करना शुरू कर देगी। अब इसका मोशन जो एसएचएम तो है, बट ये स्ट्रेट पाथ के लॉन्ग नहीं है, तो ऐसे मोशन को हम एंगुलर एसएचएम या रोटेशनल एसएचएम भी कह सकते हैं। ठीक है, इसके ऊपर और आगे डिटेल में बात करते हैं, लेकिन पहले एक सिंपल सी बात डिस्कस कर लेते हैं। अगर यहीं पर लीनियर एसएचएम की जगह एंगुलर एसएचएम होता तो टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला है 2 पाई रूट ऑफ एम अपॉन के, तो इसको आप किस फॉर्म में लिखते? एम की जगह पे क्या लिखते? मास का रोटेशनल एनालॉग क्या होता है? हमने पढ़ा हुआ रोटेशनल मोशन में मास के एनालॉगस रोटेशनल मोशन में कौन सी क्वांटिटी है? अरे डिस्प्लेसमेंट का रोटेशनल एनालॉग क्या है? बेटा बोलिए जल्दी से, अगर आप चाहते हैं सीखना तो, नहीं तो मैं भी टाइम पास करूंगा अगर आप टाइम पास करेंगे तो। मैंने पूछा इनर्शिया। डिस्प्लेसमेंट का रोटेशनल एनालॉग क्या है? थीटा वेक्टर। यस, डिस्प्लेसमेंट का रोटेशनल एनालॉग है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी का एंगुलर वेलोसिटी, एक्सेलरेशन का एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, फोर्स का टॉर्क, यस का एंगुलर मोमेंटम। तो मास का रोटेशनल एनालॉग क्या है? Sir, moment of Inertia. inertia. हाँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मास की जगह क्या बोला था? इनर्शिया फैक्टर। तो रोटेशनल मोशन में इनर्शिया फैक्टर क्या होगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और के की जगह आप के भी लिख सकते हैं, और कभी कभी हम सी से भी डिनोट कर देते हैं, लेकिन ध्यान ये देना है सी लिखो या के लिखो, यहां पर सी या के क्या होगा? ये जो यहां पर मैंने के लिखा था, यहां पर के क्या था? रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट। लेकिन ये जो है इसको हम बोलते हैं टॉर्जनल कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? टॉर्जनल कांस्टेंट। टॉर्जनल मतलब टॉर्क से रिलेटेड। तो ये यहां पर सी की वैल्यू क्या होगी? सी या के भी आप लिख सकते हैं अगर आप चाहें, तो ये सी क्या होगी? ये होगा रिस्टोरिंग टॉर्क अपॉन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जैसे वो रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट था, यहां पर सी क्या हो जाना चाहिए? रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इज इट क्लियर? Yes, sir. ठीक। सर अगर लीनियर हो तो फिर ये वाला फॉर्मूला लगेगा ना? और फिर 2 पाई रूट एम अपॉन के। यस ये जनरल है, ये सिर्फ स्प्रिंग का केस नहीं है। मैंने एक आप तो स्प्रिंग के केस में भी ये फॉर्मूला डिराइव करवा दिया 2 पाई रूट एम बाय के, लेकिन मैं ये कह रहा हूं इस फॉर्मूले को हम जनरल फॉर्मूला बना सकते हैं किसी भी एसएचएम के लिए। ठीक है, यस चलिए अब मैं इसी चीज को दोबारा जो भी अभी आपको समझाया इस बार दोबारा इसको समअप करते हैं और देखते हैं। अब मैं एसएचएम को दो कैटेगरीज में क्लासिफाई करूंगा। पहला एसएचएम आ गया हमारा लीनियर एसएचएम, जब बॉडी स्ट्रेट लाइन के लॉन्ग एसएचएम शो कर रही है।
किसी स्ट्रेट लाइन के अलोंग ये मीन पोजीशन से कभी ऊपर जा रही है, कभी नीचे आ रही है, तो ये प्लस ए और माइनस ए के बीच में ये बॉडी एसएचएम शो कर रही है, लीनियर एसएचएम। दूसरा केस मैं लूंगा यहां पर एंगुलर एसएचएम या रोटेशनल एसएचएम भी आप कह सकते हैं इसको, रोटेशनल एसएचएम। यहां बॉडी स्ट्रेट लाइन के अलोंग नहीं, एक कर्व्ड पाथ के अलोंग, एक सर्कुलर पाथ के अलोंग एसएचएम शो कर रहे हैं। यहां इसकी मीन पोजीशन है और ये दो इसकी एक्सट्रीम पोजीशंस हैं, ए एंड बी, जैसे यहां पर थी ए एंड बी एक्सट्रीम पोजीशंस, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पर फंडामेंटल कंडीशन क्या है एसएचएम की, फंडामेंटल कंडीशन। आप कैसे वेरीफाई करेंगे, कैसे चेक करेंगे कि बॉडी एसएचएम एग्जीक्यूट करने भी वाली है कि नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले फंडामेंटल कंडीशन की बात करेंगे, और एक बार फंडामेंटल कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाती है और उसके बाद फिर हमें टाइम पीरियड का फॉर्मूला डिराइव करना हो तो कैसे करेंगे। तो देखो लीनियर एसएचएम में ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं फंडामेंटल कंडीशन क्या थी, कौन बताएगा मुझे, क्या फंडामेंटल कंडीशन थी? एक्सेलरेशन माइनस डिस्प्लेसमेंट। सिंपल वर्ड्स में कहें, रीस्टोरिंग एक्सेलरेशन मस्ट बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि हम साइन नहीं लगाते, हम पहले ही देख लेते हैं भैया ऑपोजिट है कि नहीं, और फिर न्यूमेरिकल वैल्यू चेक कर लेते हैं क्या एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट आ रही है या नहीं। तो ये हमारी बेसिक कंडीशन होगी, ठीक है। तो नेगेटिव साइन बस यही इंडिकेट कर रहा है कि ऑपोजिट डायरेक्टेड है। इसी के एनालॉगस क्या मुझे बता सकते हैं कॉमन सेंस लगा के कि एंगुलर एसएचएम के अंदर फंडामेंटल कंडीशन क्या होनी चाहिए? एक्सेलरेशन का क्या, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा शुड बी प्रोपोर्शनल टू, अब यह कि प्रोपोर्शनलिटी का साइन भी अल्फा की तरह ही होता है, सो अल्फा शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा, डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ए की जगह अल्फा और वाई की जगह थीटा। और आप ये कहें रीस्टोरिंग एंगुलर एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जहां मैंने कहा था रीस्टोरिंग एक्सेलरेशन की जगह एंगुलर एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, मतलब अल्फा शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा और डायरेक्शन ऑपोजिट तो होनी ही चाहिए। तो इसको देख के आप वेरीफाई कर पाएंगे, हां भाई अब हम कह सकते हैं बॉडी इज गोइंग टू एग्जीक्यूट एसएचएम। चलिए, जब एक बार आपको कंफर्म हो गया बॉडी एसएचएम एग्जीक्यूट करने जा रही है, तो अब टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है आपके पास? एक है 2 पाई रूट ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन, और दूसरा फॉर्मूला क्या था जो अभी अभी हमने डिराइव किया, दैट इज 2 पाई रूट ऑफ एम अपॉन के, वेयर सिंबल्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग्स, जो भी सिंबल्स के मीनिंग होते हैं, टी फॉर टाइम पीरियड, वाई फॉर डिस्प्लेसमेंट, ए फॉर एक्सेलरेशन, एम फॉर इनर्शिया फैक्टर जो कि लीनियर एसएचएम में मास होगा, और के स्प्रिंग फैक्टर, मतलब के यहां पर क्या होगा, रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट। तो ये क्लियर हो गया? यस और नो? ओके। अगर एंगुलर एसएचएम होता तो यहां टाइम पीरियड, अब एक बार वेरीफाई कर लिया आपने इन कंडीशन से कि भाई बॉडी एंगुलर एसएचएम शो करने जाए, तो अब बताइए टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होना चाहिए? टू पाई स्क्वायर रूट ऑफ थीटा अपॉन अल्फा। वेरी गुड, थीटा अपॉन अल्फा, क्योंकि y का रोटेशनल एनालॉग क्या है, डिस्प्लेसमेंट की जगह पर क्या आ जाना चाहिए, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और एक्सेलरेशन की जगह एंगुलर एक्सेलरेशन। और अगर आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे थे तो इसके एनालॉगस फॉर्मूला आ गया 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ m की जगह क्या आ जाना चाहिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और डिवाइडेड बाय k की जगह k लिखो या c लिख लो, कुछ भी लिख लो, बट ये याद रखना ये जो c या k है क्या, दिस इज रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो यहां पर I जो है, I इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ये जो C है दिस इज टॉर्जनल कांस्टेंट। टॉर्जनल कांस्टेंट मतलब टॉर्क से रिलेटेड कांस्टेंट, जैसे स्प्रिंग कांस्टेंट होता है रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट, इट शुड बी रिस्टोरिंग टॉर्क अपॉन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो अब समझ आ गया? यस यस। तो ये अच्छे से दिमाग में बिठा लो, इसको कॉपी पे रखो और बार बार दिमाग में बिठाओ, क्योंकि यही सब कुछ है, इसके अगला सारा पार्ट इसी के बेसिस पे चलेगा, ठीक है। चलिए मैं नेक्स्ट आगे चल रहा हूं। आगे मैं एक चीज आपसे डिस्कस करता हूं, एसएचएम ऑफ अ पेंडुलम।
SHM ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, SHM ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। देखो मैंने ओवरऑल आपके सामने 4 फॉर्मूले रख दिए, 2 फॉर्मूले लीनियर SHM के लिए और 2 फॉर्मूले एंगुलर SHM के लिए। मैं यहां पे एक सिंपल पेंडुलम के SHM को कंसिडर करते हैं। और सिंपल पेंडुलम का केस क्यों ले रहा हूं, क्योंकि इसका फॉर्मूला बार बार पढ़ चुके हैं, 2 पाई रूट ऑफ L अपॉन G। याद है ना ये सबको फॉर्मूला, डायमेंशनल एनालिसिस से ही पढ़ना शुरू कर दिया हमने, ठीक है। तो चेक करते हैं क्या ये फॉर्मूला हम डिराइव कर पाते हैं, और मैं चारों फॉर्मूले लगा के बताऊंगा। पहले इसको लीनियर SHM मानूंगा। कैसे लीनियर SHM मानूंगा देखते हैं। ये बेटा हमारा सिंपल पेंडुलम है, इस पॉइंट से हमने इसको सस्पेंड किया। ये एक बॉब है जिसका मास है m। पहले मैंने इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब किया। जनरली क्या होता है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट्स के लिए ही इसका मोशन SHM रहता है। वैसे तो इसका मोशन एंगुलर होगा, क्योंकि इसका पाथ अगर आप देखें तो ये कैसा पाथ दिख रहा है, स्ट्रेट लाइन पाथ नहीं है, कर्व्ड पाथ है, सर्कुलर पाथ है। इसका मोशन कैसा होगा, एंगुलर SHM होगा। लेकिन स्मॉल डिस्प्लेसमेंट्स के लिए अगर ये y है तो आप इसको लीनियर मान सकते हैं, स्ट्रेट लाइन मान सकते हैं, isn't it so? Yes, sir. तो अगर ये सेंटर पे यहां पे एंगल सबटेंड कर रहा है थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। तो एक तो फॉर्मूला हमें मिल गया, थीटा इज इक्वल टू y अपॉन l, ठीक है। और फिर मैं इसको लीनियर SHM मानते हुए, सबसे पहले मैं इसको लीनियर SHM मानते हुए चेक करूंगा, और फिर इसके लिए फॉर्मूला डिराइव करूंगा, और अगली बार मैं एंगुलर मानते हुए चलूंगा, ठीक है। सबसे पहली चीज, जब ये पेंडुलम यहां पहुंचा तो देखो बेटा इसके वेट यहां एक्ट कर रहा है mg। अगर वहां एंगल थीटा था तो यहां पे भी एंगल थीटा होगा। मेरे ख्याल से डायग्राम थोड़ी अनटाइडी हो रही है, मैं इसको क्लियर करके दोबारा करता हूं, ठीक है। तो यहां पर बेटा इसका वेट है इस बॉडी का mg। ये अगर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूं, ये एंगल थीटा ही होगा। यहां पे कंपोनेंट आएगा mg cos थीटा, और यहां पर इसका एक कंपोनेंट आ रहा है mg sin थीटा। अब mg cos थीटा तो ये टेंशन के ऑपोजिट एक्ट कर रहा है, उसको छोड़ दो, वो सेंट्रीपिटल फोर्स में कंट्रीब्यूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। लेकिन रीस्टोरिंग फोर्स हमें क्या चाहिए, रीस्टोरिंग फोर्स। तो देखो रीस्टोरिंग फोर्स जो है F, वो किसके इक्वल है, क्या वो mg sin थीटा है रीस्टोरिंग फोर्स? Yes, sir. अच्छा, स्मॉल एंगल्स के लिए क्या हम साइन थीटा को सिंपली थीटा लिख सकते हैं? याद है ना आपको, फॉर स्मॉल एंगल्स साइन थीटा को हम थीटा लिख लेते हैं, टेन थीटा को भी हम थीटा लिख सकते हैं फॉर स्मॉल एंगल्स, याद है? यस ओके, Yes, sir. तो अब mg थीटा, तो थीटा क्या था, थीटा अभी अभी हमने ऊपर लिखा हुआ है, थीटा इज इक्वल टू y अपॉन एल। तो ये क्या आ गया, mg y अपॉन एल, है ना? Yes, sir. ओके, तो मुझे क्या चाहिए, मुझे तो एक्सेलरेशन चाहिए। एक्सेलरेशन क्या होनी चाहिए, फोर्स अपॉन मास। तो फोर्स का फॉर्मूला ये है, जब डिवाइड बाय मास करूंगा, ये आ गया mg y अपॉन एल। तो जब डिवाइड बाय मास किया तो mm कैंसल आउट हो गए। तो दिस इंप्लाइज दैट एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपके पास क्या आ गया, g अपॉन एल टाइम्स y। Yes, sir. क्या g अपॉन एल कॉन्स्टेंट है, g और l दोनों कॉन्स्टेंट्स हैं? Yes, sir. This means acceleration is directly proportional to y and directed opposite to it. Yes, sir. मैं लिख रहा हूं therefore it's a case of SHM। तो ये SHM है। अगर ये SHM है तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होना चाहिए, 2 पाई रूट ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन। और ये जो इक्वेशन, जिसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर रहा हूं यहां पे, तो इस इक्वेशन में से आप y अपॉन a की वैल्यू ढूंढ के दिखाओ जरा, क्या है? यही आ रही है 2 पाई रूट एल अपॉन जी। Yes, sir. समझ आ गया ना? तो एक गेट। अब अगर मैं यहां पे 2 पाई रूट एम अपॉन के लगाता, इसको लीनियर SHM ही मानते हुए 2 पाई रूट एम अपॉन के लगाने की कोशिश करूं, दैट इज इक्वल टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट एम अपॉन के, ठीक है। अच्छा, अब के क्या है, आप जानते हैं के इज रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट, यस और नो? Yes, sir. ठीक है। फोर्स का फॉर्मूला क्या है, ये जिसको मैं टिक कर रहा हूं, mg y अपॉन एल। तो इट इज mg y अपॉन एल डिवाइडेड बाय y करोगे, y कैंसल आउट हो गया। तो k की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, k की वैल्यू आ रही है हमारे पास mg अपॉन एल। तो इसी फॉर्मूले में 2 पाई रूट m अपॉन, अगर k की वैल्यू को मैं लिख दूं mg अपॉन एल, m कैंसल आउट हो गया, l ऊपर आ जाएगा। तो देखिए फिर से सेम फॉर्मूला आ गया। यस सर Yes, ठीक है, sir. तो अब सबको समझ आ गया ना?
इसको मैंने लीनियर एसएचएम माना, 2 पाई रूट एम बाई के लगा के भी दिखा दिया और 2 पाई रूट वाई अपॉन ए से भी सेम फॉर्मूला आ गया, 2 पाई रूट एल अपॉन टी। अब चलिए क्लास का टाइम खत्म होने वाला है और इसके बाद कुछ वीडियोस पोस्ट करूंगा मैं, कुछ और एसएचएम के केसेस हैं उनको अपने उन सब में यही फॉर्मूला बार बार अप्लाई हो रही होंगी, यही टेक्निक्स। पहले आइडेंटिफाई करेंगे एसएचएम है कि नहीं, और अगर एक बार पता चल गया एसएचएम है तो फिर हम टाइम पीरियड का फॉर्मूला डिराइव करेंगे। चलिए क्विकली देखते हैं बेटा, अगर मैं इसको एंगुलर एसएचएम मानूं, अब मैं इसको लीनियर ना मानते हुए एंगुलर एसएचएम मान के चल रहा हूं, एंगुलर एसएचएम। तो अब रीस्टोरिंग फोर्स थोड़ी चाहिए, अब हमें क्या चाहिए, रीस्टोरिंग टॉर्क। यस और नो? Yes, sir. तो रीस्टोरिंग टॉर्क, टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितना है, वही जो लेंथ है। तो फोर्स तो ये है, तो फोर्स होगी एम जी, इसको भी हम हटा देते हैं, वाई अपॉन एल को भी अभी हटा देते हैं 2 मिनट के लिए। तो ये आ गया एम जी थीटा इंटू एल, ये होगा टॉर्क। अच्छा, हमें चाहिए एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होगी, जैसे एक्सेलरेशन होती है फोर्स अपॉन मास, तो यहां होगी टॉर्क अपॉन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। टॉर्क है एम जी थीटा एल, मोमेंट ऑफ इनर्शिया समेशन ऑफ एम आई आर आई स्क्वायर, तो एम एल का स्क्वायर होगा। Yes, यस sir. सर। इनर्शिया याद ना, हाँ, तो ये क्या आ गया, तो एक्सेलरेशन, सॉरी ये लिख दिया मैंने गलती से, ये अल्फा था। तो अल्फा इज इक्वल टू जी अपॉन एल इंटू थीटा। तो देखो ये कांस्टेंट है, अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, दिस इंप्लाइज दैट टाइम पीरियड इज, पहले तो एसएचएम पता चल गया, अब टाइम पीरियड क्या होगा, 2 पाई रूट ऑफ थीटा अपॉन अल्फा। इसी फॉर्मूले से थीटा अपॉन अल्फा की वैल्यू निकालोगे, फिर से 2 पाई रूट एल अपॉन जी हो गया, राइट।